हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज के आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जिनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ लगता होगा। और क्योंकि टफ लगना एक बहुत आम बात है, बिकॉज एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद फुल एक्यूरेसी। मतलब आपकी गलती भी ना हो और विद इन टाइम लिमिट आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो जो ये चीज है वो हमारे क्वेश्चन को टफ बना देती है। मतलब कहने की जो चीजें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन चीजें इतना मुश्किल है नहीं जितना हम समझ लेते हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं कि किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश, दैट इज अनसीन पैसेज, इन इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं इनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और 90% जो है मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी 10% का स्कोप रह जाएगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस दुनिया में आपको 100% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है फुल एक्यूरेसी के साथ सिखा सकते हैं। बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग लाइक दैट इज कि जिसको कि हमें नहीं पता कि भाई क्या आने वाला है ना। तो आपको बस तरीका बताया जा सकता है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। यही सेम चीज आपको आपके साथ हर टॉपिक में रहती है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं, हम चीजों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम चीजों का आंसर करना सीख जाते हैं। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं और इन कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे सिखाए हुए कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड गाइस, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखने का मतलब है कि आप वीडियो तो पूरी देखेंगे, कहने का मतलब है कि ये ना करें कि 10 मिनट देख लिया फिर वीडियो को छोड़ दिया, फिर अगले एक दिन बाद देख रहे हो नेक्स्ट 10 मिनट के आगे। तो ये काम मत करना। इस वीडियो को पूरा एक साथ देखना है। अभी देख लो, अगर आप बिजी हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो छोड़ दो, मत देखो, फिर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद देख लेना जब आप फ्री हो जाओगे। तो गाइस, कहने का मतलब है कि एक बार में कंप्लीट वीडियो देखनी है, बीच में वीडियो छोड़ के मत जाना। कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको चीजें जो है वो इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं। सो गाइस, दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज हिंदी में बोलें तो समझ बूझ कर पढ़ना। ओके, सो गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? दैट इज कॉम्प्रीहेंड, अगर हिंदी में बोले तो समझना। गाइस, जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, एग्जामिनर का मेन जो पर्पस होता है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एग्जाम में डालने का, दैट इज समझना कि आपको चीजें पढ़ी हुई कितनी समझ में आती हैं। बिकॉज जब आप कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे और जब आप अपने कोई ऑफिशियल काम करेंगे कॉलेज में बैठ करके, सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट आ गया अचानक से यूनिवर्सिटी की तरफ से और आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको वो डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया गया कि चलो इस डॉक्यूमेंट को आपको रीड आउट करके बताना है, बच्चों को समझाना है। तो ऐसे में अगर आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा तो आप बच्चों को क्या समझाएंगे? तो ऐसे में चीजें आपको जो है समझ में आनी चाहिए पढ़ी हुई। तो यहाँ पर जब आपके सामने कोई चीज पढ़ी लिखी हुई होती है तो उसको आप कितना समझ पाते हो, उसको आप कितना इंटरप्रेट कर पाते हो अपने सेंस में, तो बस इसी को जज करना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काम। और इससे अलावा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपको दिया जाता है। तो इस आरसी का जो मुख्य उद्देश्य है आपके पढ़ने की कौशल, दैट इज रीडिंग स्किल्स आपके अंदर कितनी है, आप चीजों को पढ़ करके कितना समझ पाते हो, ये जानना है। ना कि आपकी व्याकरण, दैट इज ग्रामर आपकी कितनी स्ट्रांग है, उस ग्रामर को जानने की बजाय आपको पढ़ने की कितने कौशल है, मतलब आप चीजों को कितना अच्छे से पढ़ पाते हो, कितना समझ पाते हो। समझ रहे हैं आप लोग? कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी होता है समझना। समझ आपको कितना समझ में आता है जो पढ़ लिखा हुआ होता है। तो इसलिए जो है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपके एग्जाम में डाला गया है और कोई पर्पज नहीं है इसको डालने का। और गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपको है, जो आपको चेक करना है, आपको जज करना है कि आपको पढ़ा हुआ कितना समझ में आता है। बिकॉज आपको ना सिर्फ क्लास में पढ़ाना है, बल्कि आपको कोई अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको इशू किया जाता है तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए पढ़ने के बाद कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो गाइस, जो पैसेज गिवन होता है इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो कंप्लीट जो आपका पैसेज गिवन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका मेन आइडिया। आपके पैसेज में एक मेन आइडिया होता है जिसके ऊपर कंप्लीट पैसेज जो है वो लिखा होता है, और एक होता है सपोर्टिंग आइडिया, मतलब उसके आसपास की बातें। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैसेज गिवन है जिसमें इंडियन इकोनॉमी की बात की जा रही है कि आफ्टर कोविड-19, या फिर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की जो हालत खराब हो रही है, मतलब जो
हमारी इंडियन इकोनॉमी वो डेवलपिंग है और इंडियन इकोनॉमी की जो हालत है वो पहले से खराब होती जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस आइडिया के ऊपर इस पैसेज में कोई बात लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि सपोज करो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर इंडिया में जीएसटी लेके आए, फिर हमारे इंडिया में कोविड आ गया, फिर इस तरीके से जो चीजें हैं वो हो रही हैं। तो मतलब जो यहाँ पर बातें लिखी हुई है वो सपोर्टिंग आइडिया है, वो सब क्या है, सपोर्टिंग आइडिया, जो कि इस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। दैट इज द मेन आइडिया कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है वो पैसेज गिवन है, जिसका मेन काम ये है, मतलब जो मेन आइडिया वो ये बताना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। दिस वाज द मेन आइडिया। और इसके सपोर्टिंग में जो है बातें लिखी होंगी, जैसे कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो इतना स्ट्रांग नहीं है, मॉनसून अच्छा नहीं चल रहा है इंडिया का, या कोविड की वजह से बहुत ज्यादा शटडाउन हुए हैं जिस वजह से कंपनियां प्रोडक्शन नहीं कर पाई। तो इसका मतलब है कि सपोर्टिंग जो है लाइनें, सपोर्टिंग जो पैराग्राफ वो गिवन होंगे, लेकिन जो मेन आइडिया है उसको आपको पहचानना होगा गाइस। तो आपको कहने का मतलब है कि पैसेज को आपको जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये दो चीजें हैं आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि पैसेज किस बारे में गिवन है और पैसेज में और सपोर्टिंग आइडियाज क्या क्या गिवन है, क्योंकि जो चीजें हैं आपके हेल्प करेंगी आंसर को निकालने में। अब ये जो चीजें हैं कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए आगे समझते हैं गाइस कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अब हम समझेंगे कि कितने तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा नेट का एग्जाम होता है, फिर जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ पर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इतना ज्यादा टफ नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेन काम है एज ए टीचर, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो आपकी टीचिंग स्किल्स को चेक करना है, आपके अंदर जो रिसर्च की स्किल्स है उनको चेक करना है, ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। मतलब इसको भी चेक करना है लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं चेक करना है जितना कि बैंकों वगैरह में होता है। बैंक में या फिर हम बात करें यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वहां कुछ ज्यादा ही डिटेल में जो है चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बट हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में हम बात करें, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम रहते हैं बीएड के या सीटेट के, यहाँ पर इतना ज्यादा जो है इन डेप्थ जो है चीजें नहीं पूछी जाती। मतलब फिर भी क्वेश्चन जो है अच्छे खासे लेवल के बनते हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली इतने टफ नहीं बनते हैं। तो सबसे हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल गया इस चीज में। तो वैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिंपल डायरेक्ट इंटेरोगेटिव आइडिया बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष, प्रश्नवाचक, विचार या आधारित प्रश्न। मतलब कहने का कि अगर कोई सपोज करो हमारे यहाँ पर इस पैसेज में कोई फैक्ट गिवन है, जैसे सपोज करो आरबीआई के बारे में लिखा हुआ है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1935 में, और इसको स्टेबलाइज नेशनलाइज किया गया 1949 में। इस तरीके से जो है बातें लिखी हुई है। अब आप इससे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज, इंडिया में आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया, तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर आपका जो आंसर है वो आपको इजीली मिल जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि आरबीआई जो है वो 1949 में नेशनलाइज हुई। जब आप कहने की पैसेज को एक बार ही देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि 1949 जो है कहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो जहां पर फैक्ट लिखा होता है, कहने की डेटा लिखा होता है, डेटा अगर गिवन है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज कंप्लीट जो आपका पैसेज होता है उसमें डेटा को देखना बहुत ईजी हो जाता है कि डेटा कहां पर मेंशन है। तो ऐसे में आपके लिए कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो ईजी हो जाती हैं। तो जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं। अब ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। और अगर आ गया एग्जाम में, आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं, और अगर आ गया तो आपके लिए अच्छी बात है, आप लकी होंगे कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, कोई प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछ लिया। सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बात यहाँ पर आपको बताएं एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज करो कोई पॉलिटिकल इशू के ऊपर एक पैराग्राफ आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा इसमें पैराग्राफ में, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस कंप्लीट पैसेज में एक लाइन ये लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि प्रश्नवाचक का मतलब है इंटेरोगेटिव, जैसे क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे, जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन बना करके कि कौन है, मतलब एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी और उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनने के चांस रहते हैं, बट मैं जैसे कि मैंने कहा कि इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, और अगर बन गया तो आप लकी होंगे उस केस में। तो पहला होता है सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस सब चीजों के ऊपर जो कि हमने अभी समझे। इसके बाद बनते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब गाइस इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या कैसे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष सवाल। ये क्वेश्चन जो है इनका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है पैसेज में, आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, व्हाट डज
पैसेज और ऑथर सजेस्ट, अब यहाँ पर उसका सजेशन पूछा गया है कि जो ऑथर है वो क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में गाइज आपको कहीं ना कहीं पैसेज का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें पढ़ेंगे आप और एंड पढ़ेंगे, एंड की 2-3 लाइनें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑथर क्या कहना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस कंप्लीट पैसेज में जो ऑथर है अपनी बात वहीं से स्टार्ट करता है और कहीं ना कहीं जब पैसेज खत्म हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं कंक्लूड कर रहा होता है अपनी बात को। तो जब आप कंक्लूजन पढ़ते हो किसी चीज का तो आपको समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो गाइज ये जो तरीके हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के, मैं आपको बताऊंगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है चीजें करनी है। बट गाइज अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जो कि बनेगा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको फिर कहीं ना कहीं पैसेज जो है थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसेज बिल्कुल ना पढ़े, कहीं ना कहीं पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूरा पैसेज हमें नहीं पढ़ना है। पूरा पैसेज हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा अभी आगे। नेक्स्ट आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। अब वोकैबुलरी का मतलब है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, मीनिंग ऑफ टर्म और फ्रेज पूछ लिया जाता है। जैसे हिंदी में बात करें तो विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द पूछ लेते हैं, शब्द या वाक्यांश का अर्थ पूछ लेते हैं। तो ऐसे में आपकी वोकैबुलरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब वोकैबुलरी स्ट्रांग कैसे करेंगे? वोकैबुलरी स्ट्रांग करने का एक तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर जो है एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करने का। मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप द हिंदू पढ़ सकते हो, द हिंदू एक अच्छा पेपर है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी जो एंड्रॉइड ऐप आती है अपने मोबाइल फोन में, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल फोन में इसकी जो ऐप है वो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी गूगल प्ले स्टोर से, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते हो, टाइम नहीं है इतना, तो आप एडिटर वाला पेज पढ़ लें। एडिटोरियल वाला पेज जो है वो भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे और इससे क्या होगा, जो आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, जो आपकी वोकैबुलरी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं बार बार, और उन वर्ड से जब आप बार बार टकराते हो, बार बार उनको देखते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी वोकैबुलरी वो स्ट्रांग होती जाती है। तो एंटोनिम सिनोनिम जो है वो एक दिन में नहीं आते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है चीजों को समझने का, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने का। और ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 6 मंथ, 6 महीने से 1 साल जो है आपको रेगुलर बेसिस पे द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया या मिंट हो गया, मिंट करके एक पेपर भी आता है, वो भी अच्छा है, आप इसमें से किसी भी पेपर को इंस्टॉल, इसकी एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। गाइज इसके अलावा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका सजेस्ट टाइटल। कई बार आपसे ना टाइटल ही पूछ लेते हैं कि बताओ इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, तो शीर्षक जो है वो भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा थीम पूछ लेते हैं कि पैसेज की थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है पैसेज का जिसके ऊपर बात की जा रही है। तो गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पैसेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, बताओ बताओ, कौन कौन से 2 पार्ट? एक है आपका मेन आइडिया और एक है आपका सपोर्टिंग आइडिया। जैसे कि मैंने बताया था कि जिस बारे में पूरे पैसेज में बात की जा रही है दैट इज द मेन आइडिया, जिस बारे में बात की जा रही है। जैसे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बात की जा रही है, या सपोज करो हमारी इंडिया में कोविड से रिलेटेड जो बीमारी चली है, भी कोविड जो अभी मतलब अब तो खत्म होने वाली है, खत्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो जो कोविड की जो बीमारी है इससे रिलेटेड कोई पैसेज गिवन है, तो मेन आइडिया क्या है, दैट इज कोविड-19 की, इसके ऊपर जो है पैसेज गिवन है। अब उसके सपोर्टिंग आइडिया गिवन होंगे कि किस तरीके से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कब फैला, कहाँ फैला, कितने लोगों की डेथ हुई, तो सपोर्टिंग आइडिया होता है। तो एग्जाम में ना कई बार ये पूछ लेते हैं कि मेन आइडिया क्या है, मतलब इसकी थीम क्या है पैसेज की, जो पैसेज है वो किस बारे में गिवन है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। पैसेज का जो है विषय पूछ लेंगे या फिर पूछेंगे कि मुख्य विचार क्या है पैसेज का, हिंदी में बात करें तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आपको जो आपका पैसेज है उसकी स्टार्टिंग की 2-3 लाइन अगर आप पढ़ेंगे और लास्ट की 2-3 लाइन पढ़ोगे तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि जो मेन आइडिया है वो किस बारे में बात की जा रही है। वैसे भी आप इतना तो नालायक होने की बिल्कुल ही समझ में ना आए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल ही चीजें ना समझें, बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। 2-4 लाइनें पढ़ेंगे तो कुछ बहुत तो समझ में आएगा ना कि पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है। तो बस दैट इज द मेन आइडिया, उसी बारे में बात की जा रही है पैसेज में। मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करके, हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले हम क्वेश्चन करें मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं, कुछ टिप्स हैं सॉल्व करने की क्वेश्चन को, और इन टिप्स को आपको हर जगह फॉलो करना है। आप चाहे हमारे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीएड का एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आपका सीटेट दे रहे हो, या इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, हर जगह जो है इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। गाइस चलिए समझते हैं फटाफट से कौन कौन सी टिप्स हैं। पहले है रीड द पैसेज केयरफुली। नहीं नहीं नहीं, यही काम आपको नहीं करना, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, बिकॉज अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ने बैठ गए तो स्टार्टिंग के 2-4 मिनट तो आप ऐसे खत्म कर जाओगे। 5 मिनट तक मान के चलो कि आप 5 मिनट जो है अपने पैसेज कैसे खा जाओगे, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ने आओगे तो आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था।
क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप हमेशा प्रेशर में रहते हो और ऐसे में आप जो चीजें हैं अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते। पैसेज काफी बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं कि 5-6 लाइन का पैसेज है तो आपको चीजें याद रहेंगी। पैसेज काफी बड़ा होता है, 2-3 पैराग्राफ गिवन होते हैं, तो ऐसे में आप जो चीजें वो भूल जाते हो। तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज पढ़ना इज कंप्लीटली टाइम वेस्ट का, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करें, पैसेज ना पढ़ें, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं। आप ऐसा नहीं कि सर ने बोला था क्वेश्चन पहले पढ़ना, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिए कि सर ने क्या बोला था, नहीं, पांचों क्वेश्चन नहीं पढ़ने, फिर आप क्वेश्चन भूल जाओगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पढ़ लो या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पढ़ लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने आपको। इससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे तो भूल जाओगे कि क्वेश्चन ही क्या है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ें प्रेफरेबली, नहीं तो आप 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा आप क्वेश्चन बिल्कुल ना पढ़ें। इसके बाद गाइस नेक्स्ट टिप आती है आपकी, मेक मीनिंग इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। जैसे सपोज करो अगर आप इंग्लिश का पढ़ रहे हो अनसीन पैसेज दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आप उसकी मीनिंग इंग्लिश में ही निकालें, उसको हिंदी में निकालने की कोशिश ना करें। अगर आप हिंदी में पढ़ा है तो उसकी मीनिंग हिंदी में ही रहने दो, क्योंकि हिंदी में भी कुछ ऐसे टफ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होती है। तो ऐसे में उसकी मीनिंग का अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे आप लोग। मीनिंग मत निकालो, जो लिखा है लाइन उसको पढ़ लो और उसके बाद उसी को पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन मतलब उस लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, दैट इज की एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पर, अमंग एबीसी मिस्टर ए इज ए कॉस्मोपॉलिटन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक पैसेज में ये वाली लाइन लिखी हुई थी कि जो एबीसी 3 लोग हैं, इसमें जो मिस्टर ए है वो कॉस्मोपॉलिटन है। अब मुझे कॉस्मोपॉलिटन की मीनिंग नहीं पता, मुझे नहीं पता कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हु इज कॉस्मोपॉलिटन, तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता? ऑब्वियस ही बात है मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं, दैट इज मिस्टर ए इज ए कॉस्मोपॉलिटन, है ना। तो मैंने इस कॉस्मोपॉलिटन की मीनिंग जाने बिना ही मैंने इस क्वेश्चन का सही एकदम आंसर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तब भी मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। बस करना क्या है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो या आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं करना। आप कॉन्फिडेंस में रहो, चीजें जो है वो आपसे ही होंगी, डेफिनेटली आपसे ही होंगी, बिकॉज क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है और आपने प्रिपरेशन करी है, तो डेफिनेटली जो चीजें हैं आपसे होंगी ही होंगी, क्यों नहीं होंगी भाई। ठीक है, हिंदी में बात करें तो उदाहरण इसमें दिया हुआ था कि एबीसी में मिस्टर ए जो एक महानगरी है। महानगरी, अब ये महानगरी जो है वो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या मीनिंग होती, क्या अर्थ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि महानगरी कौन है, तो मैंने महानगरी वर्ड देखा था ना, उस वर्ड की हेल्प से मैं बता दूंगा कि जो मिस्टर ए है वो महानगरी है। तो इस तरीके से जो है मैं अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। इसके अलावा गाइज क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जामिनर जो है आपको सीक्वेंस वाइज ही देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुछ, तो उसका जो मीनिंग, उसका जो आंसर है वो 90% केस में आपको पहले पैराग्राफ में मिलता है। जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है वो आपको 90% केस में सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में मिलता है। तो कहने का मतलब है कि 90% केस में ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ में मिलेगा, मतलब 3 पैराग्राफ गिवन है, एक पैराग्राफ गिवन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ऐसा नहीं है कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में मिले। 90% चांस है कि जो इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का वो पहले ग्राफ में मिलेगा, फिर दूसरे का इधर मिलेगा, तीसरे का इधर मिलेगा। इस तरीके से मतलब चांस रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, बट 90% केस में ऐसा ही होता है। मैंने काफी सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी देखे हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के, सभी में जो एक चीज कॉमन थी दैट वाज कि जो क्वेश्चन थे वो सीरियल वाइज थे, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे वो सीक्वेंस वाइज पूछे हुए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर पहले वाले पैराग्राफ में ही था, सेकंड वाले का सेकंड वाले पैराग्राफ में था। इस तरीके से जो चीजें हैं आपको समझनी है गाइज, और प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करनी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतना ज्यादा आपको इजी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स, और अब हम इन टिप्स का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमारा मेन पार्ट आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी विजिबल है। आप लोगों को इंग्लिश में भी मैंने डाल दिया, हिंदी में भी डाल दिया है। और इस क्वेश्चन के टोटल 3 पैराग्राफ हैं। सेकंड पैराग्राफ ये है और थर्ड पैराग्राफ ये है। अब गाइज यहाँ पर इतना बड़ा पैसेज अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इस पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते आप कम से कम 4 से 5 मिनट आप ले जाएंगे, यस और नो? क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल लगातार पढ़ते जाओगे, थोड़ा बहुत समझोगे भी ना, तो 4 से 5 मिनट तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो गए। फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपने पढ़ा क्या था, तो फिर आपका दोबारा टाइम वेस्ट हो गया। फिर आप दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। तो इस क्या करें अब, इस क्या करना चाहिए बताओ? मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं उस टिप्स के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? व्हाट वाज द टिप? मैंने आपको बताया कि हमें इसको केयरफुली पढ़ना है। जैसे कि लिखा होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन।
क्या हमें इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना? नहीं भाई, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो भाई सब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इतना बड़ा पैसेज देख के तो वैसे ही दिमाग खराब होता है, सर दर्द हो जाता है और उल्टी सी आने लग जाती है। मतलब इतना बड़ा, इतना अजीबो गरीब कई बार दे देते हैं हम लोगों को अनसीन पैसेज, मतलब जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना ज्यादा कई बार अजीबो गरीब दे दिया जाता है, और लैंग्वेज इतनी टफ दे देती है कई बार कि हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं और चीजें जो है तो हमें और टफ लगने लग जाती हैं। तो इन चीजों से ओवरकम करने के लिए मैंने आपको टिप्स बताई थी। क्या थी टिप्स? पहली टिप क्या थी? रीड द पैसेज केयरफुली। नहीं, यही नहीं करना। सेकंड टिप क्या थी? रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यस, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, फिर हमें मीनिंग इंग्लिश में निकालनी है, फिर हमें इस तरीके से जो है चीजें देखनी है, सीक्वेंस वाइज जो है क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढने की कोशिश करनी है। तो चलिए अब इन टिप्स को फॉलो करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, इंडियाज पोजीशन इन IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंडिकेट्स। IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की स्थिति इंगित करती है। भारत की स्थिति कैसी है IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, कैसी है? फेलियर ऑफ द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक है, नेगेटिव है या फिर वीक है? तो गाइज ये जो क्वेश्चन है, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा और जैसे कि मैंने आपको टिप्स में बताया था कि पहले क्वेश्चन का आंसर जो है पहले पैराग्राफ में मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहीं मिलेगा, लेकिन चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने देखा कि पहले पैराग्राफ को मैंने जब मैंने ऑब्जर्व किया उस आउटलुक वाले वर्ड को कि इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक, तो मैंने देखा कि तो पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो मैंने देखा कि जो IMF है हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक एज पॉजिटिव। मुझे आंसर यही मिल गया पहली लाइन में। जैसे मैंने इसको रीड करना स्टार्ट किया, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसके एक या दो वर्ड आपके दिमाग में फंस जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके इस पैराग्राफ से मैच कर रहे होंगे, बस आंसर वहीं छुपा होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक, दैट इज सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों समझ में आ रहा है ना कि आउटलुक की बात की जा रही है, विश्व आर्थिक आउटलुक की बात की जा रही है, भारत की स्थिति को कैसे इंगित करती है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा ना हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों समझ लो कि जब मैंने इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ा कि भारत की आर्थिक दृष्टिकोण पर अपनी स्थिति को सकारात्मक बनाए रखा है, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति इसी बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने देखा यहाँ पर सकारात्मक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दैट विल बी द सकारात्मक विल बी द राइट आंसर, कि सकारात्मक दृष्टिकोण जो है, आर्थिक दृष्टिकोण जो है वो IMF का है हमारी इंडिया की तरफ। ठीक है, सो दैट वाज द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, हमें मिल गया आसानी से बी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका आंसर क्या, कहां से कैसे निकालना है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज टेकन इन 1990s बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार ने 1990 के दशक में निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई थी? तो गाइज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बता रहा था कि जहां पर आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो, ऐसे में उस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपके सामने 1990 लिखा होगा ना, तो कहीं ना कहीं पैसेज में भी इस वर्ड का यूज जरूर किया होगा, नंबर का यूज जरूर किया गया होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो 1990s हमें देखना है कि कहां पर गिवन है इस पैराग्राफ में। तो हमने जब इस पैराग्राफ को ओपन किया और जैसे मैंने बताया था कि आपको सीक्वेंस वाइज ज्यादातर आपको आंसर मिलेंगे, तो क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है तो मैं लास्ट वाले पैराग्राफ में बाद में देखूंगा, पहले मैं चेक करूंगा फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में। तो फर्स्ट में तो है नहीं कि 1990s है ना, सेकंड में देखा तो 1990s मुझे यहाँ दिख गया और कहीं तो मुझे दिखा नहीं। तो मैंने देखा भाई फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में 1990 जो है वो यहाँ पर है। सो मैंने इस लाइन को पढ़ा, यहाँ लिखा होता था 1990s व्हेन द इंडियन इकोनॉमी वाज लिबरलाइज्ड। बस यहीं पे मुझे आंसर मिल गया कि 1990 में इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया था। हिंदी में बात करें तो 1990 जो है मुझे यहाँ पर दिख जाएगा जब मैं इस पैराग्राफ को ऑब्जर्व करूंगा ऊपर से, तो 1990 मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। और ऑब्वियसली बात है कि जो नंबर्स हैं आपको अलग से विजिबल है ना पूरे पैराग्राफ में, देखो 2010 दिख रहा है, 2014 दिख रहा है, 1990 दिख रहा है। तो ऐसे में आपको 1990 ढूंढना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, आप इजिली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1990 के दशक के बाद से सर्वश्रेष्ठ में से एक है। तो हमने इस लाइन को ना पढ़ा कि भाई क्या बोला गया था इस लाइन में, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया 1990 में, उदारीकरण किया गया। तो हिंदी में बोले तो उदारीकरण, इंग्लिश में बोले तो लिबरलाइज्ड। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 1990 में क्या किया गया था, क्या किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन, बोले तो उदारीकरण विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे हमने किया? सिंपल है, बस अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली गाइस इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे, कम टाइम में एकदम करेक्ट आंसर निकाल लेंगे।
चलेगा, इस थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे इस परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को प्रभावित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर की बात की जा रही है, कौन प्रभावित करता है, ठीक है। अब इस चीज वर्ड को याद रखना कि हमारे इंडिया में ग्रोथ रेट को कौन अफेक्ट करता है, इस चीज की बात की जा रही है। अब क्योंकि गाइस ये थर्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि पहले वाले पैराग्राफ में होगा, मैं इसका आंसर सेकंड या थर्ड में ढूंढने की कोशिश करता हूं। अब मैं बता रहा हूं ऐसे चांस है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे चांस है, तो मैंने देखा यहाँ पर कि इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इस बारे में कहाँ बात की जा रही है, तो इंडियन बेटर ग्रोथ की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था अफेक्ट द ग्रोथ रेट, ठीक है। हमारे क्वेश्चन वो था कि ग्रोथ रेट को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, अफेक्ट करने की बात कहीं नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो कहीं भी कोई ऐसे वर्ड नहीं है जहां पर अफेक्ट की बात की जा रही है कि ये लोग हमारे अफेक्ट करते हैं। डोमेस्टिक ग्लोबल, जब मैं थर्ड वाले पैराग्राफ को चेक करूंगा तो यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पर बात कर रहे हैं डोमेस्टिक ग्लोबल पॉलिटिकल मानसून आर की टू अचीविंग टॉप ग्रोथ रेट एंड दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर। तो गाइस यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट की, जो कि हमारे ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये जो है कहीं ना कहीं अचीव कराने की कोशिश करते हैं हमारे टॉप ग्रोथ रेट को। तो कहीं ना कहीं जो हमारे तीन फैक्टर्स हैं ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये जो तीन वर्ड है डोमेस्टिक ग्लोबल एंड पॉलिटिकल मानसून, ये तो बोला हुआ है। आप देख लेते हैं कि इसमें आंसर में क्या क्या गिवन था। सो गाइस यहाँ पर गिवन था पॉलिटिकल सिनेरियो, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सिनेरियो, मॉनसून। तो तीनों चीजों की बात की गई थी, पॉलिटिकल की बात की गई है, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सिनेरियो की बात की गई है, मॉनसून की बात की गई है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द उपरोक्त सभी, राजनीतिक, घरेलू और मानसून तीनों बातें की गई हैं। देखो आप ध्यान से इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस वाले पैराग्राफ को, थर्ड वाले को, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर घरेलू, वैश्विक, राजनीतिक, मानसून जैसी परिस्थितियां जो है विकास दर को हासिल करने की कुंजी हैं। तो ये जो है अफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपको आंसर मिल जाएगा इस तरह से जो आप ढूंढेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ मिलेगा, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा। तो इसलिए मैंने पहले वाले को मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया, मैंने सेकंड या थर्ड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। इससे क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया। समझ रहे हो आप लोग टाइम कैसे बचाना है, हमें किस तरीके से चीजों पे हमें फोकस करके चलना है। इस तरीके से जो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कम टाइम में आप जो है आंसर जल्दी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो गाइस ऐसे में आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको इन स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है कि स्टेटमेंट में बोला क्या जा रहा है। फिर आप पैसेज में जाएंगे कि पैसेज में आप देखते हैं कि क्या वो सही है, मतलब जो हमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि परिच्छेद में जो हमें पैसेज गिवन है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उस पैसेज में इस कथन की बात नहीं की गई है या फिर गलत की गई है। तो यहां पर गाइस आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना है। अब जल्दी से फटाफट से हम लोग इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था आईएमएफ एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 8% एंड अबव। 8% या ज्यादा जो है इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, आईएमएफ का अनुमान के लगाया कि भारत की जो 8% और उससे अधिक की विकास दर हासिल करेगा। तो ये जो है अभी पढ़ लेते हैं फिर चेक करेंगे हम लोग अपने पैसेज में। इंडिया टच 10.26 ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन 2010। देन लिखा हुआ था इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर ग्रोथ रेट इन 3.2% एज अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 7.5 एंड इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन अ ब्राइट स्पॉट इन द अदरवाइज ब्लीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। तो गाइस यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करें तो कई बार ना क्वेश्चन हमारे कॉमन सेंस से भी निकल के आ जाएगा। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है वो 5 से 6% के आसपास हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर 3.2 लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इस बात को गलत बोल रहा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रोथ रेट एट 3.2%। तो गाइज ये जो है जो हमारे वर्ल्ड की है वो 7.5 है और इंडिया की जो है 3.2 रहने वाली है। तो ये जो बात है वो कहीं ना कहीं गलत बोली जा रही है। अभी हम कॉमन सेंस से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग कि क्या पैसेज में ऐसा बोला गया नहीं बोला गया। तो आप चेक करेंगे इन सभी बातों को पैसेज में, क्योंकि यहाँ पे डेटा वाइज बात की गई है तो हम इस चीज को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट हम पैसेज में चलेंगे और पैसेज में देखेंगे कि क्या किस बारे में बात की गई है। सो गाइस यहाँ पर 8% रेट की बात की गई है। देखिए जैसे कि वहां लिखा था पहले वाली स्टेटमेंट में कि 8% जो है वो आईएमएफ कह रहा है कि अचीव करेगा हमारा इंडिया। तो हाँ ये बात की गई है, तो ये बात तो गलत नहीं है। इसके अलावा 2010 से रिलेटेड एक बात की गई थी कि 2010 में कहाँ गया ये रहा, इनफैक्ट द कंट्री हैड टच 10.26% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2010। तो ये भी सही है, 10.26% की बात की गई है। देखो मैं दिखा देता हूँ कहाँ ये रहा, 10.26% जो है जीडीपी 2010 में अचीव करने की बात की जा रही है। 2010 में
10.26 सकल घरेलू उत्पाद जो है की वृद्धि को छुआ। तो ये बात भी सही है, हमने देखा भाई ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमें चेक करना है इस बात को, चेक करना है हमें इस बात को, दैट इज इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन अ ब्राइट स्पॉट इन द अदरवाइज ब्लीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, दैट इज भारत अन्यथा धूमिल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक उज्जवल स्थान बना हुआ है। तो चेक करते हैं गाइस इन दोनों में से कौन सी बात सही, कौन सी बात गलत है। जब आप जाएंगे दोबारा से हमारे पैसेज में तो आप देखेंगे कि क्योंकि जो एक बात लिखी हुई थी उसमें एक डेटा बेस्ड बात लिखी हुई थी, दैट वाज की जो हमारी ग्रोथ रेट है ना, कहां पे, हाँ ये रहा, इस बात को भी डेटा वाइज चेक कर लेते हैं हम लोग। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर ग्रोथ रेट 7.5% एज अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज 3.2। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 7.2 लिखी हुई है, जबकि ग्लोबल की लिखी हुई है 3.2। मतलब ग्लोबल की अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की 7.5% जो है वो ग्रोथ रेट रहने वाली है। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे उल्टी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ था कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर ग्रोथ रेट 3.2 एज अगेंस्ट द ग्लोबल 7.5। तो ग्लोबल का था 3.2 जबकि इंडिया का था 7.5। तो यहाँ पे जो बात है वो उल्टी लिखी हुई है, उल्टा लिखा हुआ है, ये सुनो। तो जी ये बात है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बिकॉज करेक्ट इनकरेक्ट बताने में थोड़ा टाइम लगता है, चीजों को आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कॉमन सेंस का भी यूज करना है। हमेशा हमेशा आपको अपने सभी सेंस, जितने आपके सेंस होते हैं सारे खोल के रखने हैं, सारे ओपन करके रखने हैं जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंखें काम कर रही हैं, आंखें, दिमाग, कान, नाक सब काम करना चाहिए। और जो आपका अपना पास्ट एक्सपीरियंस है चीजों को लेकर के वो भी काम करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहती है तो आपको यहीं पे आइडिया लग जाएगा कि ये बात जो है वो गलत बोली जा रही है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस वाज द राइट आंसर। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन द पैसेज आउटलुक वर्ड यूज, पैसेज में आउटलुक वर्ड का यूज किया हुआ है। चूज द बेस्ट वर्ड दैट मैच द मीनिंग ऑफ द वर्ड। आपको बताना है इसमें से कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इसकी मीनिंग को एकदम मैच करता है। पैसेज में आउटलुक में प्रयोग जो शब्द है उसका आपको क्या बताना है, सबसे अच्छा शब्द चुनें जो शब्द के अर्थ से मेल खाता है, मतलब सिनोनिम्स बताना है। आंतरिक, बाहरी, परिप्रेक्ष्य और उदासीन। हिंदी इंग्लिश में बोले तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, पर्सपेक्टिव और इनडिफरेंट। तो कैसे अगर आपको थोड़ा से भी आइडिया है ना, अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत भी आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आपको पता होगा कि आउटलुक का मतलब हम कहते हैं ना कि आपका आउटलुक क्या है, मतलब आपका क्या नजरिया है चीजों को लेकर के, वही यहाँ पर बात की जा रही पर्सपेक्टिव। हम कहते हैं आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो आउटलुक और पर्सपेक्टिव जो है लगभग लगभग कहीं ना कहीं सेम होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम निकालने होते हैं तो इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि पैसेज का इतना लेना देना नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके खुद की नॉलेज का लेना देना होता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। तो गाइस इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको 90% केस में आपकी खुद की नॉलेज से आप सॉल्व करेंगे। ऐसे में ओनली 10% जो है वो पैसेज का रोल रहता है, क्योंकि पैसेज में जो लाइन जहां पर आउटलुक वर्ड का यूज किया हुआ है, ऐसे में आप उस लाइन को पढ़ के भी मीनिंग समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा आपको आइडिया नहीं लगता है जब तक कि आपको खुद पहले से ना पता हो कि आउटलुक का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये वाला वर्ड जो आप देखेंगे, दैट इज की IMF has maintained its position on India's economic outlook as positive। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो IMF है, IMF ने भारत के आर्थिक दृष्टिकोण पर अपनी स्थिति को सकारात्मक बनाए रखा है। तो अपना जो दृष्टिकोण है भारत को देखने का, उसकी आर्थिक स्थिति को देखने का, वो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव बना के रखा हुआ है। तो जो IMF के दृष्टिकोण की बात की जाए तो आउटलुक का मतलब क्या है, दृष्टिकोण, मतलब किसी का दृष्टिकोण जो है कैसा है। तो यहाँ पर आप कहने का मतलब है कि इस पैसेज के उस लाइन को पढ़ करके भी आप मीनिंग निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ट्रिक ज्यादा काम नहीं करेगी। कहीं ना कहीं जो है आपको अपनी खुद की नॉलेज का यूज करना पड़ेगा। जब तक कि आपको आपकी वोकैबुलरी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तब तक आप इस तरह के जो क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल अच्छे से सही से नहीं दे पाएंगे। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि वोकैबुलरी स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके दोनों काम हो जाएंगे, एक तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे, प्लस आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, चीजों को पढ़ के समझने की जो क्षमता है, जो आपके अंदर स्किल है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी होती जाती है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप द हिंदू जरूर पढ़ें। द हिंदू की जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ लें, क्योंकि वहां से भी आपके जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं
और इनको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ना सिर्फ आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है बल्कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ज्यादा से ज्यादा, तो जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ईजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप जो आपकी आज की क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, और जो आपकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी, और कहीं ना कहीं जो है आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बात और गाइस, जो अब अपकमिंग क्लासेस होंगी हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, इसमें मैं आपको ओनली पैसेज को पढ़ूंगा और सॉल्व करके बताऊंगा। मैं हर क्लास में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला, बिकॉज आज की इस क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं। आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझ लें, और गाइस इस वीडियो को दोबारा देखें। मैं आपको दोबारा रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना। सिर्फ एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो चीजें हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी भी समझ में आ गई होंगी काफी बच्चों को, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस क्लास को आप दोबारा जरूर देखें, आज नहीं तो कल जब भी आप फ्री हो आप इस क्लास को दोबारा से देखें। ठीक है, गाइस इस लेक्चर में इतना ही। एंड गाइस जस्ट बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ डज नॉट मीन इट नेवर विल। अगर कोई चीज अभी नहीं हो रही है, अगर आप किसी चीज को अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जिंदगी में कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या करना है, सिंपली आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते जाना है, पढ़ते जाना है, अपने अंदर जो स्किल्स हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाते जाना है, और जो चीज अभी नहीं हो रही है डेफिनेटली कल वो जो है आपसे अचीव हो जाएगी। तो क्या करना है, सिंपली अपने अंदर जो लर्निंग प्रोसेस है उसको अपनाएं, और अपने अंदर जो नॉलेज है उसको ज्यादा से ज्यादा समाते रहें, अपने दिमाग को लाइब्रेरी की जैसा बना लें, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है भरने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास गाइस। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी एंड जेआरएफ एस्पिरेंट। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस प्लेटफॉर्म को आप शेयर कर सकते हैं। नेट की प्रिपरेशन, सेट की प्रिपरेशन, दोनों में ही जो पेपर वन कॉमन रहता है ऑलमोस्ट, तो आप उनके साथ इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।